हेलो एवरीवन, वेलकम टू जतिन भैया क्लासेस। मैं जतिन चितलांगिया, आप सबका सीए मेंटर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसपीएम सेट सी रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 8, दैट इज ऑपरेशनल रिस्क। और दोस्तों, आज का टारगेट एकदम क्लियर है, चैप्टर 8 को इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करना है। तो अगर आप एसपीएम सेट सी की प्रिपरेशन कर रहे हो, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हम नोट्स में दिए गए सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। और हाँ, इन कंप्लीट नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी ये नोट्स अवेलेबल हैं, तो वहां से भी आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, दैट इज ऑपरेशनल रिस्क। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ऑपरेशनल रिस्क की। ऑपरेशनल रिस्क को डिफाइन किया गया है एज द रिस्क ऑफ लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडुकेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस, पीपल एंड सिस्टम्स, और फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट्स। ये डेफिनेशन बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन 2003 से रिलेटेड है। फिनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में ऑपरेशनल रिस्क को नॉन फाइनेंशियल रिस्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये रिस्क मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क जैसे प्योरली फाइनेंशियल एक्टिविटीज से नहीं आता। और फिनेंशियल रिस्क की अनलाइक ऑपरेशनल रिस्क नॉन फाइनेंशियल सोर्सेज से ओरिजिनेट होता है, जैसे फ्लॉड प्रोसेस, ह्यूमन एलिमेंट्स या सिस्टम ब्रेकडाउन्स। तो यहाँ एक चीज याद रखना, ऑपरेशनल रिस्क का सोर्स फिनेंशियल एक्टिविटी नहीं, बल्कि प्रोसेस, पीपल, सिस्टम्स या एक्सटर्नल इवेंट्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रोसेस लेवल रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। प्रोसेस लेवल रिस्क मैनेजमेंट का रिलेशन असेसमेंट, प्रिवेंशन और रेमिडिएशन ऑफ एक्लेक्टिक टाइप ऑफ इवेंट से है, जो न्यूमरस वेज में मटेरियलाइज हो सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझे, प्रोसेस लेवल रिस्क मैनेजमेंट का फोकस होता है डिफरेंट टाइप्स के पॉसिबल इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उनका असेसमेंट करना, उन्हें प्रिवेंट करना, और अगर इवेंट ऑकर हो जाए तो उसको रिमीडिएट करना। प्रोसेस लेवल रिस्क मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि मैनेजमेंट अटेंशन सिर्फ फ्रीक्वेंट रिस्क पर नहीं, बल्कि पोटेंशियल हाई सिविरिटी इवेंट्स पर भी डायरेक्टेड हो। यानी सिर्फ ये मत देखो कि कौन सा रिस्क बार बार आ रहा है। कभी कभी कोई रिस्क फ्रीक्वेंटली ऑकर नहीं होता, लेकिन अगर वो ऑकर हो गया तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए हाई सिविरिटी इवेंट्स को भी प्रॉपर अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब आउटसोर्सिंग रिस्क एंड थर्ड पार्टी रिस्क के बारे में। इसके पहले हमको ये पढ़े हम, तो हम पहले समझ लेते हैं आउटसोर्सिंग डिसीजन क्या होता है। तो एक आउटसोर्सिंग डिसीजन को ऑफन मेक और बाय डिसीजन कहा जाता है। इसका मतलब होता है डिसाइड करने कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस इंटरनली प्रोड्यूस करें या एक्सटर्नली फर्म से बाय करें। आउटसोर्सिंग की हेल्प से फर्म रिड्यूस कॉस्ट कर सकती है और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज का बेनिफिट ले सकती है। लेकिन आउटसोर्सिंग डिसीजन के लिए इंक्रीमेंटल एनालिसिस रिक्वायर्ड होता है। इंक्रीमेंटल अमाउंट्स बेस्ड होते हैं डिफरेंस पर, प्रोडक्ट या सर्विस को खुद प्रोवाइड करने की कॉस्ट वर्सेस प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सटर्नली प्रोवाइड करवाने की कॉस्ट। यानी डिसीजन लेते टाइम कंपैरिजन करना चाहिए कि इंटरनली करना बेटर है या आउटसोर्स करना। अब क्वेश्चन आता है, व्हेन शुड अ कंपनी आउटसोर्स। एक फर्म जनरली आउटसोर्स करने का डिसीजन लेती है उस टाइम पर जब मैन्युफैक्चर इंटरनली करने से आउटसोर्सिंग की कॉस्ट लेस हो। दूसरा, अगर मैन्युफैक्चर करने के लिए रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न अट्रैक्टिव इनफ नहीं है। थर्ड, अगर कंपनी के पास मैन्युफैक्चर करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल मैन पावर अवेलेबल नहीं है। फोर्थ, अगर कंपनी को लगता है कि इंटरनली मैन्युफैक्चरिंग करने से एडिशनल लेबर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, अगर एडिक्वेट मैनेजरियल मैन पावर अवेलेबल नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा वर्क है उसको कैसे हैंडल कर सकेंगे। इस तरीके से हमने जाना व्हेन शुड अ कंपनी आउटसोर्स। इसके बाद दोस्तों हम इसको समझते हैं आउटसोर्सिंग के और भी कंसिडरेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी को सीजनल डिमांड फेस करनी पड़ती है, जिससे इन्वेंट्री मेंटेन करने का कंसिडरेबल रिस्क क्रिएट होता है। अगर ट्रांसपोर्ट और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एडिक्वेटली अवेलेबल नहीं है। अगर मेकिंग प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। अगर कंपोनेंट के केस में टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस का रिस्क है, जिससे कंपोनेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंकरेज नहीं होता। अब बात करते हैं दोस्तों रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग की। आउटसोर्सिंग के प्राइमरी रिस्क को सबसे पहले समझते हैं। फर्स्ट वन इज लॉस ऑफ कंट्रोल। एक्सटर्नल वेंडर्स के साथ काम करना कॉमन प्रैक्टिस हो सकता है, लेकिन किसी एक्सटर्नल वेंडर को कंट्रोल इंटरेस्ट करना एक रिस्क क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कंट्रोल कंपनी के बाहर चला जाता है। सेकेंड पॉइंट इज कम्युनिकेशन चैलेंजेस। डिफरेंट नेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, साथ ही लैंग्वेज बैरियर्स कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकते हैं। इस वजह से कम्युनिकेशन और एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स आ सकती है।
इसके बाद दोस्तों हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, वो है सिक्योरिटी ब्रीचेस एंड आईपी प्रोटेक्शन। आईपी दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। ये रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है कि वेंडर्स के साथ काम करते वक्त सेंसिटिव डेटा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर आईटी सिस्टम से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वेंडर्स के साथ शेयर होती है तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आउटसोर्सिंग रिस्क को कैसे अवॉइड करें। तो सबसे पहला पॉइंट है एड्रेस क्रिटिकल इश्यूज। क्रिटिकल इश्यूज को पहले ही डिस्कस करके बीपीओ कंपनीज प्रोएक्टिवली रिस्क को मैनेज और मिटिगेट कर सकती हैं बिफोर दोज क्रिटिकल इश्यूज अराइज। सेकेंड पॉइंट इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को सभी इन्वॉल्व पार्टीज के बीच शेयर करना एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। इससे प्रॉब्लम्स को मैनेज करने और इंश्योर म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन में हेल्प मिलती है। थर्ड पॉइंट इज गोल अलाइनमेंट। क्लियर और अचीवेबल बिजनेस गोल्स सेट करना रिस्क मिटिगेशन के लिए क्रूशियल है। प्रॉपर्ली रिसर्च गोल्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्रिवेंट डिसअपॉइंटमेंट्स को इंश्योर करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज ट्रायल पीरियड्स। सर्विसेज के ट्रायल पीरियड्स कंडक्ट करने से वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं और आउटसोर्सिंग रिस्क मिनिमाइज किए जा सकते हैं। ट्रायल से परफॉर्मेंस एसेस करने और पोटेंशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। फिफ्थ पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। ये आउटसोर्सिंग रिस्क को मैनेज करने के लिए इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। रिस्पॉन्सिव और फ्लेक्सिबल सर्कमस्टांसेस को डिमॉन्स्ट्रेट करना कंपनी को इफेक्टिवली कोप करने में हेल्प करती है। सिक्स पॉइंट इज प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। बीपीओ यूजर्स को सेंसिटिव डेटा के थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस को शेयर होने के रिगार्डिंग अश्योरेंस होना चाहिए कि डेटा सिक्योर रहेगा। सेवेंथ पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट। रिक्रूटिंग इंडिविजुअल्स जो कंपनी के कोर वैल्यूज के साथ अलाइंड है एक सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट भी करता है। अब हम मूव करते हैं दोस्तों सप्लाई चेन की तरफ और इसके कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझते हैं कि इनमें क्या क्या पॉइंट्स हमारे कोर्स में रखा गया है। सप्लाई चेन को ब्रॉडली रेफर किया जा सकता है एज ऑल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू एंड यूजर। यानी रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल कस्टमर तक गुड्स के फ्लो और ट्रांसफॉर्मेशन से एसोसिएटेड सारी एक्टिविटीज सप्लाई चेन का पार्ट है। प्रोडक्ट को मोड से नोड तक ट्रांसफॉर्मेशन करने में एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग, परचेजिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस और फोरकास्टिंग। अब ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम के बारे में यहाँ GSCF नाम से जो है इसके बारे में सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डिफाइन करता है एज द इंटीग्रेशन ऑफ की बिजनेस प्रोसेस फ्रॉम यूजर थ्रू ओरिजिनल सप्लायर्स दैट प्रोवाइड्स प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन दैट ऐड वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो दोस्तों सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में की बिजनेस प्रोसेस को इंटीग्रेट किया जाता है ओरिजिनल सप्लायर से लेकर एंड यूजर तक, ताकि कस्टमर्स और अदर स्टेक होल्डर्स के लिए प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन के थ्रू वैल्यू क्रिएट हो सके। GSCF फ्रेमवर्क में फॉलोइंग 8 सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूडेड है। इस ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये एग्जाम में आने के पूरी चांसेस है। सबसे पहला पॉइंट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर की इंटरेक्शन और डेटा को लाइफ साइकिल के थ्रू आउट मैनेज और एनालाइज करना विद द मेन मोटिव ऑफ इंप्रूविंग बिजनेस रिलेशंस। सेकेंड पॉइंट इज सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप्स कैसे डेवलप और मेंटेन किए जाएंगे उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट इज कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। प्रोडक्ट और सर्विस एग्रीमेंट्स को एडमिनिस्टर करने के लिए की पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है। फोर्थ पॉइंट इज डिमांड मैनेजमेंट। कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज के साथ ऑप्टिमाइज करने का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फिफ्थ पॉइंट इज ऑर्डर फुलफिलमेंट। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क डिजाइन करना और कस्टमर ऑर्डर्स फुलफिल करना, ये सब ऑर्डर फुलफिलमेंट में इंक्लूड होता है। सिक्स पॉइंट इज मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट। प्रोडक्ट्स को प्लांट्स के थ्रू मूव करना और सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी को ऑब्टेन, इंप्लीमेंट और मैनेज करना। सेवेंथ पॉइंट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन। कस्टमर्स और सप्लायर्स के साथ जॉइंटली न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप और मार्केट में ब्रिंग करने का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट 8 पॉइंट इज रिटर्न्स मैनेजमेंट। रिटर्न्स, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, गेट कीपिंग और अवॉइडेंस से रिलेटेड ऑल एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जाना GSCF के 8 पॉइंट्स को। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन में पुश मॉडल एंड पुल मॉडल के बारे में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पुश मॉडल की। पुश मॉडल में स्टॉक्स एंटिसिपेटेड डिमांड के बेसिस पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग डिफरेंट सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स के थ्रू की जा सकती है, जैसे ऑपरेशंस रिसर्च या डेटा माइनिंग। पुल मॉडल के बारे में अब बात करते हैं दोस्तों।
पुल मॉडल में स्टॉक्स एक्चुअल डिमांड के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये बिजनेस मॉडल लेस प्रोडक्ट सेंट्रिक और मोर डायरेक्टली फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है। ये एक मोर मार्केटिंग ओरिएंटेड अप्रोच होती है। इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस का यूज पुल मॉडल में कस्टमर्स की नीड्स को मीट करने के लिए किया जाता है। अब समझते हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अ सप्लाई चेन सप्लायर से बिगिन होती है और फाइनली एंड कंज्यूमर या कंज्यूमर कस्टमर पर एंड होती है। टोटल चेन में मटेरियल, इंफॉर्मेशन और कैपिटल और फिनेंस के फ्लोज होते हैं। जब फ्लो सप्लायर की तरफ होता है तो उसे अपस्ट्रीम फ्लो कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब फ्लो सप्लायर की तरफ होता है तो उसे अपस्ट्रीम फ्लो कहा जाता है, और जब फ्लो कंज्यूमर्स या कस्टमर्स की तरफ होता है तो उसे डाउनस्ट्रीम फ्लो कहा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ कैन अ कंपनी बिल्ड resilient and sustainable supply chains to manage and adapt to unknown risk? इसके लिए first point is to run stress test maps, that is to using a digital twin and carry out disruption scenarios to identify risk and weaknesses. Second point is हर सिनेरियो को की मैट्रिक्स के हेल्प से मेजर करो ताकि बिजनेस पर उसका इंपैक्ट अंडरस्टैंड किया जा सके। थर्ड पॉइंट इज ये मैनेजमेंट को एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटीज एसेस करने में हेल्प करेगा, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा और रिस्क को एड्रेस करने के लिए एक्शन लेने में हेल्प करेगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज रेजिलियंस को पियर्स के अगेंस्ट बेंचमार्क किया जा सकता है। अब हम आते हैं दोस्तों प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी पर। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब होता है इनएडुकेट या फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस, सिस्टम्स, पीपल या एक्सटर्नल इवेंट से लॉस का पोटेंशियल। और इस टाइप का रिस्क प्रोडक्ट की क्वालिटी पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकता है। अब देखते हैं कि ऑपरेशनल रिस्क प्रोडक्ट क्वालिटी को किस तरह अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले प्रोसेस फेलियर्स, प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन प्रोसेस में फेलियर्स या इनएफिशिएंसीज हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स या डेविएशंस आ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज ह्यूमन एरर, एम्प्लॉय मिस्टेक्स। प्रोडक्शन प्रोसेस के डिफरेंट स्टेजेस में एम्प्लॉयज के द्वारा की गई मिस्टेक्स फाइनल प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स या इनकंसिस्टेंसी क्रिएट कर सकती है। ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी, पर्सनल की इनसफिशिएंट ट्रेनिंग या कॉम्पिटेंसी की वजह से मिस्टेक्स हो सकती हैं जो प्रोडक्ट क्वालिटी को इंपैक्ट कर सकती है। थर्ड पॉइंट इज टेक्नोलॉजी फेलियर्स। इसमें पहला पॉइंट है इक्विपमेंट मैल फंक्शंस। प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाली मशीनरी या इक्विपमेंट में टेक्निकल फेलियर्स या मैल फंक्शंस, डिफेक्ट्स या क्वालिटी स्टैंडर्ड से डेविएशंस क्रिएट कर सकते हैं। और एक पॉइंट आता है सॉफ्टवेयर ग्लिचेस। अगर प्रोडक्शन या क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में सॉफ्टवेयर सिस्टम्स इन्वॉल्व है तो ग्लिचेस या फेलियर्स प्रोडक्ट की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी इश्यूज के बारे में। पहला पॉइंट है नॉन कंप्लायंस। इंडस्ट्री रेगुलेशंस या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करने फेलियर की वजह से प्रोडक्ट रिकॉल्स, फाइन्स और ब्रांड रेपुटेशन को डैमेज हो सकता है। और सेकेंड पॉइंट इज रेगुलेटरी चैलेंजेस। रेगुलेशंस या स्टैंडर्ड्स में चेंजेस की वजह से न्यू रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रोसेस को अडेप्ट करने में चैलेंजेस आ सकते हैं जो प्रोडक्ट क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स। इसका पहला पॉइंट है इंटरनल कम्युनिकेशन, दूसरा पॉइंट है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पुअर कम्युनिकेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिस इंटरप्रिटेशंस और मिस्टेक्स हो सकती हैं जो प्रोडक्ट क्वालिटी को अफेक्ट करती हैं। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में सप्लायर्स या कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की वजह से इश्यूज हो सकते हैं, जैसे इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशंस या चेंजेस का प्रॉपर्ली कम्युनिकेट ना होना। सिक्स पॉइंट दोस्तों है सिक्योरिटी कंसर्न्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट है डेटा सिक्योरिटी। अगर डेटा सिक्योरिटी में ब्रीचेस होते हैं तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स से रिलेटेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और सेकेंड पॉइंट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन से रिलेटेड ऑपरेशनल रिस्क प्रोडक्ट की यूनिकनेस और क्वालिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। इसमें आता है नेचुरल डिजास्टर्स, दैट इज अर्थक्वेक्स, फ्लड्स या अदर नेचुरल डिजास्टर्स जैसे इवेंट्स ऑपरेशंस को डिस्टर्ब कर सकती हैं, फैसिलिटीज को डैमेज कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंपैक्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, चैप्टर 8 दैट इज ऑपरेशनल रिस्क यहीं कंप्लीट होता है। आज हमने ऑपरेशनल रिस्क से लेकर प्रोसेस लेवल रिस्क मैनेजमेंट, आउटसोर्सिंग रिस्क, थर्ड पार्टी रिस्क, सप्लाई चेन, पुश एंड पुल मॉडल्स, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फ्लो, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन और प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी तक के कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। अब आप एक बार इस पूरे चैप्टर को नोट्स के साथ रिवाइज जरूर करना, क्योंकि रिवीजन ही प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाता है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।
अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और SPM स्टूडेंट्स के भी काम आ सकते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।